नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 4 के विषय में, जिसका शीर्षक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस अध्याय के परिचय की। देखिए क्या दिया है इस अध्याय के परिचय में। इसमें हमने ये बताया है दोस्तों कि पिछले अध्याय में, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, हमने ये जाना था कि जो सामाजिक विविधता होती है ना, समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों का रहना, वास करना, उनकी संस्कृति, भाषा, पहनावा आदि, ये सब लोकतंत्र के लिए ना कोई खतरा नहीं होती है ना। और दोस्तों, राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सामाजिक असमानताओं का जब यहाँ पर जिक्र आ रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति जो है वो कोई असंभव बात नहीं होती। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सामाजिक असमानताएं देखने में आती ही हैं। कई बार तो दोस्तों यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी साबित हो जाती है। इस अध्याय में दोस्तों हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करने वाले हैं। और दोस्तों, हम यहाँ पर सामाजिक विभाजन यानी समाजों को किस तरह से विभाजित किया गया है और भेदभाव वाली कुछ 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करने वाले हैं। दोस्तों, ये 3 जो सामाजिक असमानताएं हैं ये कौन कौन सी हैं? लिंग, धर्म और जाति। इन्हीं पर आधारित समाज विषमताएं जो हैं इसको हम मुख्य रूप से आज के हमारे इस अध्याय में देखेंगे। दोस्तों, ये जो असमानताएं हैं ना, ये कैसी हैं और किस तरह से राजनीति में ये अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे और फिर हम यह देखने की भी कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर है या फिर नुकसानदेह है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक मसले और राजनीति की। दोस्तों, अपनी बात की शुरुआत ना हम लैंगिक असमानता से करने वाले हैं या करते हैं। दोस्तों, सामाजिक असमानता का ये जो रूप है ना, ये हर जगह हम देख सकते हैं, हमें हर जगह नजर आता है। लेकिन राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो शायद ही हम इस बात की पहचान कर पाते हैं। दोस्तों, लैंगिक असमानता जो है इसको स्वाभाविक या फिर कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया गया है ना। या तो ये प्रकृति की देन है, हमने मान लिया है, या फिर इसको ऐसा मान लिया है कि अब इसमें कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित कुछ रूढ़ी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, हमें एक जानकारी दी है श्रम का लैंगिक विभाजन। काम के बंटवारे का वह तरीका दोस्तों जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से करवाती हैं। यानी औरतों, महिलाओं को ऐसा समझा जाता है शुरू से कि वे सिर्फ घर के ही काम कर सकती हैं, बाहर के नहीं। आप समझ रहे हैं ना? तो हमें इसी की यहाँ पर बात करनी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है शीर्षक निजी और सार्वजनिक का विभाजन। दोस्तों, लड़के और लड़कियों इन दोनों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। और दोस्तों, ये चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से ही झलकती है। अब ये श्रम के लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है? अब भी हमने देखा, मैंने आपको बताया है ना, कि ऐसा समझ लेना कि महिलाएं जो है या तो वो खुद घर के काम करती हैं या फिर नौकर नौकरानियों से करवाती हैं। दोस्तों, औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज, जैसे खाना बनाना हो गया, साफ सफाई हो गई, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना आदि सब करती है। और अगर बात करें मर्द की, तो मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है। पर जब सिलाई, कटाई या इससे लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। दोस्तों, अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष ही तो होते हैं। इस प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हो ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का सारा काम करती है। शहरों में भी हम देखते हैं दोस्तों कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है, मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई तो दोस्तों यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अलावा भी अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं।
लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। दोस्तों, श्रम के इस तरह का ये जो विभाजन है ना, इसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं आप? इसका नतीजा ये हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट करके रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। दोस्तों, मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य ही है। दोस्तों, ये बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या फिर आप कह लीजिए कि सामाजिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी, है ना, इजाजत थी। धीरे धीरे दोस्तों राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभर कर आने लगे सामने, है ना। और दुनिया के जो अलग अलग हिस्से हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। दोस्तों, विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन भी हुए और इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी मांग की गई। दोस्तों, मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई है। दोस्तों, इन आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है ना। नारीवादी यानी नारीवादी आंदोलन का मतलब ही इन सारे आंदोलनों से निकाला जाता है। दोस्तों, लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में क्या किया है कि औरतों की जो भूमिका है ना, उसको बढ़ाने में काफी मदद की है। अब आज के ही समय की बात देख लीजिए। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों पहले की ना, तो पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। या दुनिया के कुछ हिस्से जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे या फिनलैंड हो गए, ऐसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है ना। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, तालिका हमें दी हुई है समय का उपयोग दैनिक घंटे और मिनट में। इसमें हमें क्या जानकारी दी है दोस्तों? देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधित सर्वेक्षण किया गया और इससे पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6.5 घंटे ही काम करता है। फिर भी दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया गया काम ही ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती है जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है दोस्तों, लेकिन उनका ज्यादातर काम घर की चार दीवारी के अंदर ही होता है। इसके लिए उन्हें पैसे भी नहीं मिलते और इसीलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता। दोस्तों, हम भी अपने परिवार में समय का उपयोग वाला सर्वेक्षण बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ऐसा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। आप ये नारीवादी, जो अभी ऊपर शब्द आया था ना कि नारीवादी आंदोलन कहा जाता है, तो नारीवादी का अर्थ क्या है? औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या फिर पुरुष। दोस्तों, अब अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में आज़ादी के बाद से ना महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर ये अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है। दोस्तों, हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान समाज है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। दोस्तों, महिलाओं में साक्षरता की जो दर है वो अभी भी मात्र 54% ही है, और अगर यहीं हम ये दर को पुरुषों में देखें तो 76% हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार स्कूल पास करने वाली जो लड़कियां हैं, उनकी एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। और जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं है तो कमतर भी नहीं है ना दोस्तों। लेकिन आप याद रखिए, आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो भारत में ना औसतन एक स्त्री जो है वो एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है, अभी हमने देखा था, है ना। पर उसको ज्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसीलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। दोस्तों, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक,
और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी हमें दी गई है, पितृ प्रधान का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ है कि पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग जो है दोस्तों महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। अब ये नक्शे को आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो आप अलग अलग रंग देख रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ये जनगणना रिपोर्ट है 2011 की। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग रंग हमें महिलाओं के अलग अलग आंकड़ों को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। दोस्तों, इससे देश का लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, गिर करके 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा दोस्तों हमें यह बता रहा है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। आप एक बार फिर नक्शे पर गौर करके देख सकते हैं, जहां पर आपको गुलाबी रंग दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं का अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर वो 951 से अधिक है। वहीं पर जहाँ आप इस रंग को देख रहे हैं, वहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 875 से भी कम है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। दोस्तों, शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। दोस्तों, अब समझिए महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है ना। दोस्तों, इसी के चलते ना विभिन्न नारीवाद समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह भी है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में ना महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया जाए, है ना ये सही। दोस्तों, यहां पर हमें बताया है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात जो है ना वो बहुत ही कम है। जैसे अगर बात करें तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंच सकी है। इसके पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व जो है वो 5% से भी कम है, और इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। ठीक है ना दोस्तों, भारत इस मामले में अफ्रीका और लातीन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। दोस्तों, कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व हमें देखने को मिलता है ना। दोस्तों, इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है ना। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत दोस्तों कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। दोस्तों, संसद की अगर हम बात करें ना तो उसमें इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। दोस्तों, सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास भी नहीं हो सका है। दोस्तों, लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है, और इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह से लाभ होता है। दोस्तों, क्या हमें यह लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता हो तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? दोस्तों, ये कार्टून हमें यह बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया। अब हम इसको इस नज़रिए से देखते हुए कितना सहमत है, ये तो हमारे अपने नज़रिए और हमारी अपनी सोच पर ही निर्भर करता है। चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता
ढूंढ ही लेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले समझते हैं पारिवारिक कानून का अर्थ। दोस्तों, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। दोस्तों, अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करते हैं, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित जो विभाजन है उसकी बात करेंगे। अब दोस्तों, ये जो विभाजन है ना, ये लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चल गई है ना। दोस्तों, भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामलों में देखा है, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, यहां पर हमें यह बताया है कि लैंगिक विभाजन के विपरीत अगर हम देखें तो धार्मिक विभाजन जो है ना, वो अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। दोस्तों, हमें इन बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले देखिए, गांधी जी क्या कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से नहीं था, बल्कि नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, उनका यह मानना था कि राजनीति जो है वो धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। दोस्तों, हमने अपने देश के मानवाधिकार समूहों का जो कहना है, उसके इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग जो है ना, वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, ये बात जान लेनी चाहिए। दोस्तों, उनकी मांग क्या है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। इसके बाद हमें यह बताया दोस्तों कि महिला आंदोलन का क्या कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है दोस्तों कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने की जरूरत है, यानी बदलाव करने चाहिए। समता मूलक का मतलब जो सभी के लिए समान रूप से काम करें। ठीक है दोस्तों, ये सभी मामले जो है ना, ये धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार दोस्तों आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए। दोस्तों, जो लोग राजनीतिक सत्ता में होना, उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर भी रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोग की भूमिका निभाता है, सहयोगी की, तो इसे रोकना भी चाहिए, है ना। दोस्तों, अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करेगा तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है ना। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, जो है सांप्रदायिकता। दोस्तों, समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। दोस्तों, पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को हमें दिखाता है। दोस्तों, समस्या ना तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, विकराल हो जाती है, जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है, तथा दोस्तों इसके अनुयायी जो हैं वो दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों, जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और भी ज्यादा विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। समझिए, राजनीति से धर्म को इस तरह से अगर जोड़ा जाने लग गया तो हम कहेंगे कि यह सांप्रदायिकता है। दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति जो है ना, वो इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्णय करता है, और इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही तो दोस्तों सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की दोस्तों हम बात करें तो उनकी सोच में कोई समानता दिखती है तो वह यह ऊपरी और बेमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो दोस्तों अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा।
सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार दोस्तों या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। दोस्तों यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हैं जो दोस्तों वो हर मामले में एक जैसी हो, यह संभव नहीं है ना। ये तो बिल्कुल असंभव है। दोस्तों हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग भी होते हैं और इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं, बताइए। इसीलिए दोस्तों एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को ना किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना ही है। इसके बाद दोस्तों अब हमें यहां पर यह बताया है कि सांप्रदायिकता जो है वो राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। कैसे, सबसे पहले समझते हैं। सांप्रदायिकता की दोस्तों सबसे आम अभिव्यक्ति जो है वो रोजमर्रा जीवन में ही हमें दिखाई देती है, देखने को मिलती है। कैसे, इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं भी शामिल है। अब दोस्तों ये चीजें जो है ना ये इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी हुई है। इसके बाद में दूसरा आप देख लीजिए, सांप्रदायिक सोच जो है ना दोस्तों वो अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी ये कोशिश जो है वो बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है और जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का ही दूसरा रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत ही आम बात है। दोस्तों चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर यहां पर अपनाए जाते हैं। इसके बाद हमें यह बताया है दोस्तों कि कई बार ना सांप्रदायिकता जो है वो सबसे गंदा रूप लेकर के संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। दोस्तों विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। इसके बाद में अब जब हमने सांप्रदायिकता को समझ लिया है तो समझते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है। दोस्तों सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारे संविधान निर्माता है ना वो इस चुनौती के बारे में सचेत थे और इसी कारण से उन्होंने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले वर्ष पढ़ चुके हैं। देखिए, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। दूसरा देखिए, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। इसके बाद में तीसरा समझिए, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। और अंत में हमें बताया है, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता। अब दोस्तों इस हिसाब से अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है ना। तो फिर यह क्या है दोस्तों, ये विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा यानी जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी एक चुनौती है, एक चैलेंज है, एक खतरा है। दोस्तों हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान बहुत जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। दोस्तों हमें अपने दैनंदिन यानी रोजमर्रा जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना ही होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। अब बात करते हैं जाति और राजनीति की। दोस्तों हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक या फिर आप कह लीजिए कि नुकसानदायक है। अब क्या करना है दोस्तों, आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी कि जाति और राजनीतिक की चर्चा भी कर लेते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं।
सबसे पहले समझते हैं जातिगत असमानताओं के विषय में। दोस्तों, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। यहां पर हमें यह बताया है दोस्तों कि सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। लेकिन कौन दोस्तों, पेशे की बात हो रही है ना। आपने देखा होगा कई बार ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई कटिंग बनाने का काम कर रहा है, नाई है, तो उसका बेटा भी फिर वही काम करने लगता है ना। टेलर का जो बच्चा है वो भी टेलर बन जाता है। तो ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन दोस्तों, जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में अलग है, भिन्न है। इसमें दोस्तों पेशे के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, उनमें आपस में ही मतलब बेटी रोटी अर्थात शादी और खानपान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चे की ना तो शादी हो सकती है, ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था की भी। दोस्तों, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग माने जाने की धारणा पर आधारित ही है वर्ण व्यवस्था। इसमें दोस्तों अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, है ना। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को थोड़ा डिफाइन भी किया गया है। जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर साल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग क्रमागत के रूप से उनके नीचे रहेंगे। दोस्तों, इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में भी की थी और यही कारण है कि जो ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया, है ना। दोस्तों, अब यहाँ पर जो है हमें एक जानकारी दी गई है कि भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, इसको मैं शब्दशः आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको अलग से समझाना है, वहाँ पर रुक करके मैं आपको अलग से समझाऊंगा भी। दोस्तों, आप इस बात को पहले समझ लीजिए कि ये जो अध्याय है इसमें हमें कुछ जानकारियां ही दी गई है ना। कोई ऐसी चीज़ जब मुझे नज़र आती है जहाँ पर आपको रुककर समझाने की आवश्यकता होती है, तब मैं वहाँ पर रुककर आपको समझाने का प्रयास भी करता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि भाषा सरल है, सीधे मैं आपके सामने पढ़ूंगा सही लहजे में, तो आप बात को समझ जाएंगे, तो वहाँ पर मैं समझाने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। चलिए अब बात करते हैं। दोस्तों, जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं, ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता, तो फॉर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है। इसी कारण दोस्तों, देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए दोस्तों पाई चार्ट से देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी के अनुपात का हमें पता चलता है। वो पाई चार्ट ये है दोस्तों, इस पर भी हम आएंगे। अब बात कर रहे हैं आगे। आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बड़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा बदला है। प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह भी है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया है, इसके आकलन से ये स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3-4% तक के ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। दोस्तों, यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूहों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। दोस्तों, इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं।
दोस्तों, इसके बाद हमें बताया है कि इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आम तौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। दोस्तों, इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल है जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेल जोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। दोस्तों, जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती। इनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी और पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है, इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान अभी नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि भारत में जो अलग अलग धार्मिक समुदायों की आबादी की जनगणना की गई 2011 में, उसके अनुसार यहाँ पर संख्या दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हमने जिनकी बात की थी ना, पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, है ना, तो दोस्तों इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते जो आधुनिक भारत है, इसमें जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। दोस्तों, आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप पर वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव अब जो है देखने में आ रहा है। दोस्तों, हमें यहाँ पर यह बताया है कि शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्टोरेंट में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। दोस्तों, संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को उसका विरोध किया गया है, निषेध किया गया है। दोस्तों, संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय कर दिया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देख करके हैरान रह जाएगा। दोस्तों, बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों, जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का दोस्तों चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। दोस्तों, जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था ना, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। दोस्तों, जातिगत असमानताएं शीर्षक बॉक्स में ये देखा जा सकता है। फिलहाल अब हम बात करेंगे राजनीति में जाति की। दोस्तों, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर ही आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। दोस्तों, इस चिंतन पद्धति के अनुसार न एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है, तथा दूसरी जाति के लोग से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। ठीक है, फिर हमें आगे ये बताया है दोस्तों कि जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है ना, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव तो ये बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूर वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह जो है वो दी जाए। दोस्तों,
राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। फिर हमें बताया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। दोस्तों, इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। दोस्तों, राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं। दोस्तों, यह बात सच नहीं है। हमें इन चीजों पर भी गौर करना चाहिए। कौन सी? सुनिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। फिर हमें बताया है कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। इसके बाद अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। दोस्तों, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना होता है, और अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार यहां पर होते हैं, देखने को मिलते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में दोस्तों लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर ही होता है। इसके बाद में अब बात करते हैं जाति के अंदर राजनीति की। दोस्तों, अभी तक हमने इस चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह दोस्तों, सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है और यह चीज अनेक रूप लेती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमें कुछ तथ्य बताए हैं। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। दोस्तों, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल हो जाता है। दोस्तों, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार दोस्तों, जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह से यही चीजें जो है ये दुनिया भर की राजनीति में चलती है। दोस्तों, दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती है। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बात आगे बढ़ाने और सत्ता में दोस्तों अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दोस्तों दलित और पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं ना, उनके लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति पैदा की है। इसके बाद दोस्तों हमें यह बताया है कि अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन जो है ना, खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने और उनके लिए जमीन, जायदाद और अवसर और अधिक मौके उपलब्ध कराने की मांग को लेकर के आंदोलन किया करते रहे, है ना। पर इसके साथ ही यह भी सच है दोस्तों कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले में हमें यह बात देखने को मिलती है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति जो है वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। दोस्तों, कई बार जातिवाद जो है वो तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो अध्याय अभी हमने देखा ये पूरी तरह से, पूरी सरलता से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि आप जरूर इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएं, समझ पाएं। और जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी दोस्तों अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।